गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 4 जनवरी पे हम पहुंच चुके हैं और यहां पर द हिंदू और पीआईबी के करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और आपका कोई भी डाउट होता है तो आप prince_लूथरा पे मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। बेसिकली आज की जो स्टोरी है इट्स एन एप्लीकेशन बेस्ड स्टोरी, जिसको समझने के बाद आई होप आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करेंगे। देखिए एक बार क्या होता है, एक फिलोसफी की क्लास चल रही होती है। यहाँ पे जो प्रोफेसर है बच्चों को एक टास्क देते हैं। वो एक जार लेके आते हैं और कहते हैं इस जार के अंदर आपके सामने 3 चीजें हैं, रॉक्स हैं, पेबल्स हैं, पत्थर हैं कुछ, और सैंड है, और आपको इन तीनों को इस छोटे से जार के अंदर फिट करना है। तो करिए। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं इस चीज को। लेकिन देन यहाँ पे प्रोफेसर उनको एक बहुत अच्छी चीज समझाते हैं, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं और कैसे ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ से जुड़ी होती है उसको भी बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि सैंड को डालते हैं, फिर पेबल्स को डालते हैं, फिर रॉक को डालते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रॉक्स बच जाती हैं। या फिर कुछ पहले पेबल्स को डालते हैं, फिर सैंड को डालते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ रॉक्स बच जाती हैं। तो प्रोफेसर क्या करते हैं, उनको बताते हैं कि सबसे पहले आपको बिग रॉक्स को डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे ग्रेवल्स को या फिर पेबल्स को डालना है, देन आपको सैंड को डालना है। इससे आप पूरा का पूरा जो मटेरियल आपको दिए वो फिट कर सकेंगे अपने जार के अंदर। देखिए लाइफ भी कुछ इस तरीके से ही होती है, बिकॉज टाइम सबके पास लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पे जो आपके बिग रॉक्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी लाइफ की होती है वो रिप्रेजेंट करती है, और हमें सबसे पहले उन्हीं को ही लाइफ में डालना चाहिए। जैसे कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो अपने करियर के बारे में ध्यान रखना। आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन काफी जरूरी है। ये सब चीजें आपकी आती है बिग रॉक्स के, मतलब सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में इन्हीं सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को फिट करना है। इसमें आपकी हेल्थ भी आती है, ठीक है। आपकी हेल्थ हो गई, आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन होगी, आपका फैमिली टाइम हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। सेकेंड नंबर पे जो ग्रेवल्स हैं या पेबल्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि दूसरे नंबर पे आना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को टाइम देना, ठीक है, अपनी जॉब या करियर के ऊपर ध्यान देना। तो इन चीजों को आप सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंस दें। और तीसरे नंबर पे आती है सैंड, जैसे कि आप सोशल मीडिया यूज करते होंगे या फिर कोई फन टाइम आपका रहता होगा, जो भी चीज आपको पसंद होगी। मे बी सम पीपल लाइक प्लेइंग वीडियो गेम्स, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद होगा, किसी को मूवीज वॉच करना पसंद होगा, ये सबसे लास्ट में आती है। तो जब आप अपनी लाइफ में इसी तरीके से चीजों को इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं, देन एक होलसम लाइफ आप क्रिएट कर सकते हैं। तीनों चीजों को अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी जो नॉट नेसेसरी चीजें, जैसे कि आपकी मूवीज देखना, मॉल जाना, क्रिकेट खेलना, इन सब चीजों को प्रायोरिटी देंगे, और बाद में प्रायोरिटी देंगे अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को, अपनी जॉब को, करियर को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, तो बात नहीं बन पाएगी। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन योर लाइफ टू, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सबसे पहले, उनको सबसे पहले टाइम देना है, उनके होने के बाद फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट चीजों को, और फिर फाइनली सेंड, दैट इज जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजें उनको आपको टाइम देना है। इससे सिर्फ आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान नहीं, थ्रू आउट द लाइफ अगर आप इसे फॉलो करते हैं, देन योर लाइफ विल बी अ होलसम लाइफ। ध्यान रखिएगा। चलिए आज के टॉपिक्स देख लेते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 10 नए टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें चाओ डांस के बारे में देखेंगे, नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल के बारे में एक क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले के ऊपर भी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मोलैम फॉरेस्ट जो था न्यूज में दिया गया था, क्यूबा और एमएसपी के बारे में भी आर्टिकल्स दिए गए थे, ग्वादार पोर्ट के बारे में कुछ नए फैक्ट्स जानेंगे, गोल प्रोग्राम क्या है और किस मिनिस्ट्री से रिलेट करता है ये भी जानेंगे, जीएसटी और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये 10 टॉपिक्स के ऊपर हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं और इसके ऊपर पूरी डिटेल से स्टडी भी करेंगे। चलिए, मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे। आई नो कि हमने जो क्लास थी वो सेकंड को शेड्यूल करी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क, कुछ मीटिंग की वजह से सेकंड को मैं क्लास नहीं ले पाया। सो दिस क्लास वाज रीशेड्यूल्ड फॉर टुडे। तो आज 3 बजे, आज 2 क्लासेस है बेसिकली, एक 12 बजे है और एक 3 बजे है। तो आज हमारी 2 क्लासेस हैं, 12 बजे और 3 बजे। बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे हम 25 क्वेश्चंस ईच जो है वो लाइव सोल्व करेंगे। लेट्स सी कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं और क्या टॉप 10 में आपका रैंक आ पाता है या नहीं। चलिए, जो क्लासेस हमारी होने वाली हैं वो डायरेक्टली अनअकैडमी पे भी जाके आप नोटिफाई मी को प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम के ऊपर भी मैं लिंक उसका शेयर कर दूंगा। जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे 6 या 6 से ज्यादा एमसीक्यूज को करेक्ट करना होता है टू बी इन द सेफ जोन। अगर 6 से कम एमसीक्यू स्कोर करते हैं तो दोबारा से कोशिश करेगा उन्हें अटेम्प्ट करने की। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि चाहू फोक डांस के बारे में पूछा गया। चाहू फोक डांस के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो चाहू के बारे में पहली स्टेटमेंट कहती है कि इसके 3 वेरिएशन है। पहला है सिराइकला, सेकंड पुरुलिया एंड मयूरभंज। ये 3 तरीके के इसके प्रकार होते हैं।
इट्स अ सेमी क्लासिकल इंडियन डांस विद मार्शियल ट्राइबल एंड फोक ट्रेडिशन। तो क्लासिकल इंडियन डांस है और इसके वेरियस ट्रेडिशंस भी बता रखे हैं। दे आर परफॉर्म्ड मेजरली इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर ज्यादातर इसे परफॉर्म किया जाता है। इजी क्वेश्चन है, बताएं क्या आंसर हो सकता है, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो द हिंदू के अंदर न्यूज दे रखी थी कि पहले चाहू मास्क जो होते थे इनके पीछे मेन होते थे। तो बेसिकली चाहू डांस जो होता है कुछ इस तरीके से मास्क डालकर किया जाता है और पहले ज्यादातर जो डोमिनेशन इसके अंदर इस डांस के अंदर होता था वो मेनली आदमियों का होता था, मेन का होता था, उन्हीं के द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता था। बट अभी ये चीज देखी गई है कि काफी सारी विमेन ट्रूप्स जो है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि एक बताता है कि इक्वालिटी की तरफ हमारी सोसाइटी जा रही है। इस चीज को भी जब अगर मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, विमेन इक्वालिटी के ऊपर, तो ये एक पर्टिकुलर केस स्टडी आप मेंशन कर सकते हैं वहां पे। चलिए अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। सो देयर आर 3 वेरिएंट्स। तो यस 3 वेरिएंट्स है, इसकी पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है और तीनों वेरिएंट जो है सरायकेला, पुरुलिया, मयूरभंज तीनों ही करेक्ट दिए हैं चाउ डांस के बारे में। सेमी क्लासिकल इंडियन डांस है, ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है, बट आप जानते हैं कि ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में नहीं, ईस्ट में ये परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि आपका झारखंड रीजन हुआ, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हुआ, और यहां पे चैत्रा पर्व होता है, चैत्रा पर्व। इस फेस्टिवल के दौरान चाउ डांस को काफी ज्यादा परफॉर्म किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ईस्टर्न इंडिया के अंदर झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में खासतौर पे इसे परफॉर्म किया जाता है। और अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर चाउ डांस है, यस और नो, बताएं मुझे। अभी आप लाइव देख रहे हैं तो यस और नो, इंटेंजिबल हेरिटेज की लिस्ट के अंदर क्या ये डांस है या नहीं है? तो आंसर हमारा होगा यस। 2010 के अंदर इसे इंक्लूड किया गया था और इसके अंदर थीम किस तरीके के यूज किए जाते हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, उनसे जो थीम्स होते हैं इस पर्टिकुलर डांस के लिए जाते हैं। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है 3 स्टेटमेंट देके कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट में पहली कहती है नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल जनरेट्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2.8 नैनोसेकंड। तो नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल जो है NAT, ये बेसिकली काफी एक्यूरेट टाइम जो है IST को काफी एक्यूरेट तौर पे जनरेट करता है। सेकंड, भारतीय निर्देशक द्रव्य इज सपोर्टिंग टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लैब्स फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर एजेंसी हमारे यहाँ की है दैट इज भारतीय निर्देशक द्रव्य, ये सपोर्ट करता है किस चीज को, टेस्टिंग को और कैलिब्रेशन को लैब के अंदर, ताकि क्वालिटी एश्योरेंस दिया जा सके और इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। थर्ड, नेशनल एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स लैब जो है ये सेल्फ रिलायंस की तरफ हमें सपोर्ट कर रहा है इन द सर्टिफिकेशन ऑफ एम्बिएंट एयर एंड इंडस्ट्रियल एमिशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। तो 3 एजेंसीज हैं, उन तीनों के काम दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सी एजेंसी क्या करती है। पहली एजेंसी है नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल, दूसरी है भारतीय निर्देशक द्रव्य, तीसरी है नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लैब। बताएं, सोचें इसके बारे में। चलिए, तो यहां पे आपको अपनी कॉमन सेंस से ही आंसर करना था, बिकॉज नाम से पता चल रहा है। तो नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल जो है यस IST के अंदर एक्यूरेसी के लिए एश्योरेंस देता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। सेकंड की बात करें, भारतीय निर्देशक द्रव्य जो है ये लैब्स के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस की बात करता है, और तीसरा नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लैब्स जो है ये सेल्फ रिलायंस की बात करता है और साथ में ही सर्टिफिकेशन करता है एम्बिएंट एयर एंड इंडस्ट्रियल एमिशन का। तो ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बेसिकली न्यूज में मेंशन किया गया था, तो एजेंसीज के बारे में क्वेश्चन कई बार स्पेसिफिकली भी पूछा जाता है या फिर अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। रिसेंटली वैसे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल जो है, भारतीय निर्देशक द्रव्य जो है, इसे नेशन को डेडिकेट करते हुए साथ ही साथ नेशनल एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स लैब्स जो है इसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा है। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इसे नेशन को डेडिकेट किया है, प्राइम मिनिस्टर ने इनका फाउंडेशन स्टोन डाला है, तो इसी वजह से ये तीनों की तीनों जो बॉडीज लैब्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में और इनकी वर्किंग के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है बेसिकली पर्सनैलिटी को लेकर क्वेश्चन है। एक पर्सनैलिटी को लेकर ये 3 बातें बता रखी है और आपको बताना है कि हम किस पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है शी इज रिगार्डेड एज फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। इन्हें पहली भारतीय महिला टीचर के तौर पे भी जाना जाता है। शी एंड हर हस्बैंड फाउंडेड वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन गर्ल्स स्कूल इन पुणे एट भीड़ेवाड़ा इन 1848। तो इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक पहला लड़कियों के लिए स्कूल खोला था पुणे के अंदर भीड़ेवाड़ा में 1848 में। देखिए, अगर ये स्टेटमेंट जो है, अगर आपने ध्यान दिया हो, जो लोग स्पेक्ट्रम की MCQ सीरीज कर रहे हैं उसके अंदर ये पूरी पर्सनैलिटी, इनके हस्बैंड के बारे में भी हमने काफी सारे क्वेश्चन बनाए थे, नाम नहीं बताऊंगा अभी, और इनके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे। स्पेक्ट्रम की सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे होते तो इसका आंसर करना काफी ईजी हो जाता।
थर्ड है शी वर्क टू एबोलिश द डिस्क्रिमिनेशन एंड अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल बेस्ड ऑन कास्ट एंड जेंडर। तो उन्होंने क्या किया था, जो कास्ट सिस्टम था, अनटचेबिलिटी थी, जेंडर सिस्टम था, इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई थी। सोचें फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली हमने क्या किया, जो सावित्रीबाई फूले हैं इनकी 190th बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया है, सेलिब्रेट किया है। ठीक है, शी वॉज बोर्न ऑन 3 जनवरी 1831। ठीक है, और उन्होंने काफी काम किया था विमेन्स एजुकेशन के लिए, और उनके जो हस्बैंड थे कौन थे, सावित्रीबाई फूले के हस्बैंड, जल्दी से बताएं मुझे। फूले नाम से अब कुछ और याद आ रहा होगा, सोचे। यस, ज्योतिराव फूले, ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फूले, ज्योतिराव फूले। ठीक है, तो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, तो इस कपल ने काफी ज्यादा काम किया कास्ट को इंडिया से हटाने के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में आवाज उठाई थी। तो ये सभी काम जो थे सावित्रीबाई फूले के द्वारा और ज्योतिराव फूले के द्वारा करे गए थे। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। अब मुझे एक चीज बताइएगा जो हमने डिस्कस करी थी, मैंने आपको स्पेक्ट्रम में ये क्वेश्चन पूछा था, यहां पे दोबारा पूछता हूं, ज्योतिबा फूले ने कौन सी किताब लिखी थी? किताब थी, कुछ याद आ रहा होगा आपको, गुलाम करके, याद आ रहा है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ज्योतिबा फूले ने कौन सी किताब लिखी थी। चलिए, सी यहां पे आंसर है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं, हो सकता है स्टेटमेंट्स यहां से भी बन के आ सकती है। शी वाज द इंडियन सोशल रिफॉर्मर, और ये जो पॉइंट्स आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे। महाराष्ट्र से वो आते थे और उनको मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म भी कहा जाता था। देखिए, यूपीएससी, पीसीएस, ईपीएफओ जिसकी भी एग्जाम की तैयारी करें, स्टेट अवे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट हु वाज कंसीडर्ड एज द मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म, और फिर 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, 4 यहां पे लेडीज के नाम दे देंगे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर काफी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, या फिर जिन्होंने 18वीं सेंचुरी के अंदर रिफॉर्म्स के अंदर काफी पार्टिसिपेट किया था। तो आपको नाम पता होना चाहिए। फूले और उनके हस्बैंड ने एक यहां पर गर्ल्स के लिए भिडेवाड़ा के अंदर स्कूल भी बनवाया था। एंड अ फिलोसॉफिकल एंड एन एजुकेशनिस्ट, फूले वाज आल्सो अ प्रोलिफिक मराठी राइटर भी थी वो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है मोलम फॉरेस्ट के बारे में। मोलम फॉरेस्ट के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। वैसे कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन है, तो देखते हैं पहली स्टेटमेंट। सेव मोलम इज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्जम्पशन फ्रॉम वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस टू गोवाज मोलम फॉरेस्ट। तो सेव मोलम करके एक प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, बेसिकली दिस इज अगेंस्ट एग्जम्पशन फ्रॉम वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस जो है वो नहीं देनी है। हो सकता है मोलम फॉरेस्ट इज ऑन द ईस्टर्न घाट विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये कहां पे लोकेट करता है, ये ईस्टर्न घाट पे लोकेट करता है, और ये अपने आप में वर्ल्ड का एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, काफी इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट है। दीज फॉरेस्ट feed Goa's lifeline, that is Mandovi River. It is the major source of potable water for Goa. तो जो गोवा की लाइफलाइन है मांडोवी रिवर, उसके लिए भी ये फॉरेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, और मेजर सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर तो मांडोवी रिवर को यहां पे कह रखा है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए, अभी रिसेंटली आपका मोलम फॉरेस्ट जो था काफी न्यूज में था। 3 प्रोजेक्ट्स यहां पर आ रहे हैं जिसका विरोध किया जा रहा है, और ये 3 प्रोजेक्ट्स कौन से हैं बता देता हूं। पहला है एक पावर ट्रांसमिशन लाइन, सेकंड है डबल ट्रैकिंग ऑफ रेलवेज, रेलवे लाइन की डबल ट्रैकिंग करी जा रही है। देन थर्ड है हाईवे एक्सपेंशन। ठीक है, इससे कहा जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी पे बुरा प्रभाव पड़ेगा और मोलम फॉरेस्ट जो है इसका एक्सप्लोटेशन हो सकता है। तो सेम मोलम जो है एक प्रोटेस्ट है गोवा के अंदर, तो ये बिल्कुल ठीक है, पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। और जब आप ये चीज को लेकर श्योर हो जाते हैं कि ये मोलम फॉरेस्ट जो है गोवा के अंदर है, तो इट्स अ वेरी बेसिक नॉलेज कि आप ये बता पाए कि ये ईस्टर्न कोस्ट पे तो वैसे ही नहीं हो सकता, अगर गोवा में है तो कहां होगा, वेस्टर्न कोस्ट पे ही होगा। ठीक है, तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट जो थी वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाती है, और अगर आप सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट कर देते तो ए और डी एलिमिनेट हो जाता। इट मींस आंसर या तो आपका बी होता या सी होता, और थर्ड स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट आपकी करेक्ट हो जाती। मांडोवी रिवर आप जानते हैं गोवा के लिए लाइफ लाइन है, पोर्टेबल वाटर उनसे मिलता है, और ये जो फॉरेस्ट है वो मांडोवी रिवर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, लोकेशन में आपको दिखा देता हूं इसकी। सो ये आपका ऊपर महाराष्ट्र है, नीचे कर्नाटका है, दिस इज गोवा, और ये आपका है मोलम। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट के अंदर है एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। सेम मोलम कैंपेन जो है वो चल रहा है किसके लिए, यहां पे मैंने बताया कि हाईवे का एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, रेलवे की डबल ट्रैकिंग नहीं होनी चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्यूबा को लेकर बात करता है। क्यूबा अभी रिसेंटली न्यूज में था, लेट्स सी, पहले इसके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, तो दुनिया का ये एक तरीके से चीनी का बाउल है, हो सकता है प्रोबेबली यहां पे चीनी ज्यादा प्रोड्यूस होती होगी। सेकंड, इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न कैरिबियन वेयर द कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड पैसिफिक ओशन मीट। तो कहां पे लोकेट करता है, नॉर्दर्न कैरिबियन के अंदर लोकेट करता है, जहां पे कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको और पैसिफिक ओशन जो है एक दूसरे से मिलते हैं। इट इज सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये लोकेट करता है। नॉर्थ में है, साउथ में है, सेंट्रल में है, सोचिएगा। पहले आंसर करिए फिर करेंगे डिस्कशन।
चलिए तो मैप रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैं आपको मैप पे भी लोकेशन दिखाने वाला हूं। सो डू वी कॉल इट शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड? तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड भी इसे कहा जाता है और ये नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। देखिए काफी जगह सोर्सेज पे मैंने ये भी देखा था, बहुत जगह पे साउथ अमेरिका भी लिखा था, लेकिन जो आप कह सकते हैं क्रूशियल सोर्सेज थे, जो कि काफी एक्यूरेट सोर्सेज थे, जो कि प्रूवन सोर्सेज थे, तो वहां पर नॉर्थ अमेरिका लिखा हुआ था। हालांकि एक दो जगह मैंने ये भी देखा कि लोगों ने कोरा के ऊपर सेंट्रल अमेरिका लिखा हुआ है, बट आपको मैं वही चीज बता रहा हूं जो कि मुझे एक्यूरेट सोर्सेज से पता चली कि उसमें नॉर्थ अमेरिका लिखा होता है। बिकॉज जो लोकेशन है कंट्री की ऐसी है कि कहीं ना कहीं लगता है नॉर्थ में भी फॉल करता है, साउथ में भी फॉल करता है और सेंट्रल में भी फॉल करता है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है इस चीज को लेकर। तो यहां पे जो ज्यादातर सोर्सेज थे और एक्यूरेट सोर्सेज थे, जो कि काफी सिग्निफिकेंट सोर्सेज थे, उन्होंने क्यूबा को नॉर्थ अमेरिका के अंदर बताया। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं कि क्या ये नॉर्थ कैरिबियन के अंदर लोकेट करता है? तो यस, नॉर्थ कैरिबियन के अंदर लोकेट करता है, जहां पे कैरिबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलती है। ये भी ठीक है, बट यहां तक स्टेटमेंट होती तो ठीक होती। दिस इज इनकरेक्ट। पैसिफिक ओशन का यहां पे लेना देना नहीं है, बिकॉज यहां पे लोकेशन आती है अटलांटिक ओशन की, जैसे कि अभी मैप पे ऊपर मैं आपको दिखाने वाला हूं। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, और अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि फर्स्ट टाइम 1959 के बाद क्यूबा फर्स्ट टाइम अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर रहा है, और करेंसी क्या यहाँ की? पैसो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। एक बार मैप पे देख लीजिए। चलिए तो देखिए, पैसिफिक तो आपका इस साइड आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे आपका क्यूबा है और आपका अटलांटिक ओशन इस साइड फॉल करता है। तो ये अटलांटिक ओशन हो गया, कैरिबियन सी हो गया, नॉर्दर्न डायरेक्शन में गल्फ ऑफ मैक्सिको है, एंड दिस इज यहां तक आपका है क्या? दिस इज आपका नॉर्थ अमेरिका, दिस इज आपका सेंट्रल अमेरिका, और नीचे आता है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, तो यहां पे इसे भी नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट माना गया। चलिए क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। काफी सारे लोगों ने कल भी इसे सब्सक्राइब किया, एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इसे सब्सक्राइब करें। लेकिन जो लोग सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते, उनको भी मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, जब भी प्रिपरेशन करते हैं ना, आप इसी तरीके से डे वाइज तरीके से प्रिपरेशन करें। नहीं तो देखिए होता क्या है यूपीएससी के अंदर, आपने भी ये फील किया होगा, क्योंकि मैं खुद इसे 2-3 साल फील कर चुका था, कि जैसे ही एक प्रीलिम्स जाता है दूसरा प्रीलिम्स इतनी जल्दी आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। जब हम स्कूल में होते थे, कॉलेजेस में होते थे, एक साल बीतता था, पता चलता था कि हाँ एक साल हो गया, लेकिन यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान एक साल कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। देयरफॉर हर डे को मेजर करना काफी जरूरी है, हर डे के असाइनमेंट्स को फिक्स करना काफी जरूरी है, और हर डे के असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना अलोंग विद सेल्फ स्टडी वो जरूरी है। आई विश कि ये आइडिया मुझे तब आया होता और मैं अपनी प्रिपरेशन को इस दौरान इस तरीके से करता, लेकिन तब मेरे दिमाग में ये चीज नहीं आई। अब आई है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अदरवाइज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड जिसके थ्रू प्रिपरेशन करी जा सकती है और हर डे को मेजर किया जा सकता है। नहीं तो अगर आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दिए, वो मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। हो सकता है जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उनको ये चीज समझ में ना आ रही हो, बिकॉज उनका पहला अटेम्प्ट है, लेकिन जो मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके हैं उनको ये चीज पता है कि पहला प्रीलिम्स देने के बाद दूसरा प्रीलिम्स कितनी जल्दी आ जाता है। ऐसे लगता है कि एक साल गया कहां, हमने तो पूरी प्रिपरेशन ही नहीं करी। तो जब आपके सामने एक साल होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है और हम इसकी प्रिपरेशन एक साल के अंदर कर लेंगे, अभी तो एक साल पड़ा हुआ है, लेकिन टाइम कहां बीत जाता है वो हमें पता ही नहीं चलता है। देयरफॉर अभी जैसे 170 डेज के आसपास का टाइम आपके पास बचा हुआ है, बिलीव मी ये 6 महीने से थोड़ा कम टाइम है, ये कब बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, और प्रीलिम्स आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और आपको लगेगा अभी तो मैंने 2020 का प्रीलिम्स दिया था और 2021 का प्रीलिम्स मेरे सामने इतनी जल्दी आ भी गया। तो ये चीज हर साल होती है, सभी के साथ होती है, हमारे साथ भी हुई थी, आपके साथ भी होगी। देयरफॉर आई एम सेइंग एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि डे वाइज प्रिपरेशन करें, डे वाइज असाइनमेंट्स बनाएं, अपने डे वाइज शेड्यूल बनाएं और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें, एंड देन सेल्फ स्टडी करें। सो इफ यू कैन सब्सक्राइब दिस तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लीज प्रिपेयर एंड मेक शेड्यूल डे वाइज, और डे वाइज शेड्यूल कंप्लीट करने की कोशिश करिए। और अगर 2022 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, देयर आल्सो यू कैन सब्सक्राइब द अदर कोर्स जो कि मिशन यूपीएससी 2022 है। अगर आप कॉलेज में हैं अभी तो आप मिशन यूपीएससी 2022 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर अभी आप 2021 का अटेम्प्ट नहीं देने जा रहे हैं तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रोग्राम है 2022 का जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको वेरियस लेक्चर्स, एमसीक्यूज एंड क्लास लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, एंड इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम सो फार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि एमएसपी को लेकर आप जानते हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। अगर आप देखें यूपी का जो गाजीपुर बॉर्डर है, देन आपका सिंगू बॉर्डर है जो हरियाणा और दिल्ली का है, यहाँ पे काफी सारे फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो लेट्स सी एमएसपी के ऊपर क्या बात करी जाती है। तो एमएसपी को लेकर कहा गया कि इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन जनवरी 1965, 1965 के अंदर, जनवरी 1965 के अंदर ये एग्जिस्टेंस में आया था। हो सकता है CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है वो एक एडवाइजरी बॉडी है जिसकी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग है। तो एमएसपी को लेकर ये कुछ रिकमेंडेशन देती है जिसको सरकार को मानना पड़ता है।
It is a minimum price for any crop that the government considers as remunerative for farmers and hence deserving of support. तो इसके अंदर इसमें दिया जाता है मिनिमम प्राइस, उस एरिया में दिया जाता है जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि इस पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर मिनिमम प्राइस देना, एक सपोर्ट देना जरूरी है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आप जानते हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट अभी चल रहा है 3 फार्म लॉज को लेकर और साथ में मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर। क्वेश्चन को डिस्कस करें तो यस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था 1965 के अंदर आया था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट पे आए पहले, सेकंड से पहले, सो क्या ये मिनिमम प्राइस है जिसे गवर्नमेंट देती है जहां पे उनको लगता है कि यस मिनिमम प्राइस देना जरूरी है, तो काफी कॉमन सेंस वाली स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। लेकिन टाइम एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको बताया, जो लोग काफी पहले से क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे हैं, ये चीज मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बताई कि सीएसीपी जो है इसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती है। लेकिन मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी सीसीईए के बारे में। सीसीईए के बारे में क्या चीज बताई थी, याद है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने आपको मेजर डिफरेंस जो था सीएसीपी सीसीईए के बारे में बताया था, प्लीज उसे रिकॉल करके नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश करें। आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। सीएसीपी जो है एक एडवाइजरी बॉडी है, नाम ही एडवाइजरी है, जब एडवाइस ही कर रही है तो एडवाइस को मानना ना मानना वो सरकार के हाथ में। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। और न्यूज में क्यों था ये भी आप जानते हैं, आपको बता दिया हो मैंने कि स्टेलमेट जो है वो चल रहा है सरकार के बीच में और फार्मर्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्वादर पोर्ट को लेकर काफी न्यूज में आजकल, क्योंकि चाइना और जो पाकिस्तान है इनकी बॉनहमी काफी चल रही है, काफी मित्रता जो है इनकी चल रही है। इस वजह से ग्वादर पोर्ट, हमारा चाबार पोर्ट, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्वादर पोर्ट इज द पार्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईसी का ये पार्ट है, हो सकता है। इट लाइज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द चाबार पोर्ट, चाबार पोर्ट की वेस्टर्न साइड पर ये लोकेट करता है और ये इंडियन ओशन में लोकेट करता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी आई थिंक एक हफ्ता पहले हमने ग्वादर पोर्ट पे क्वेश्चन बनाया था, दैट वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन, लेकिन मैंने वहां पे आपको ग्वादर पोर्ट की लोकेशन जरूर दिखाई थी। अगर आप उसे मेमोराइज कर पाए होंगे या फिर अदरवाइज आपको ग्वादर पोर्ट की लोकेशन पता है, तो इसका आंसर करना कंपेरेटिवली इजी हो जाता है, क्योंकि सीधा ही आप सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देते, क्योंकि चाबार पोर्ट के वेस्टर्न साइड में नहीं, ईस्टर्न साइड में ये लोकेट करता है, जैसे अभी मैं मैप पे आपको दिखाने वाला हूं। अरेबियन सी इंडियन ओशन के अंदर ये लोकेट करता है। मैप पे लोकेशन देखें, दिस इज अ चाबार पोर्ट जो कि ईरान में है, ठीक है, जिसको बनाने में हमने फाइनेंस दिया है, काफी पैसा दिया है, और ये हमें हेल्प करेगा चाबार पोर्ट अफगानिस्तान के अंदर एंटर करने के लिए। दिलाराम रोड भी यहां पे बनाया गया है। यहां पे ग्वादर पोर्ट जो है ये बेसिकली चाइना के पैसे से बनाया गया है और चाइना पाकिस्तान के जो रिलेशन है और सीपीईसी को इंप्लीमेंट करने में काफी हेल्प करने वाला है। सो ग्वादर पोर्ट जो है चाबार के वेस्टर्न साइड में नहीं है, रादर ईस्टर्न साइड में, ध्यान रखिएगा। और क्योंकि आपको यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर गलत बताना है और हमें यह चीज पता है कि सेकंड स्टेटमेंट गलत थी, तो आंसर या तो ए होना था या बी होना था, और हमारा फाइनली इवेंचुअली आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां बतानी थी। 1 और 3 जो है वो तो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ध्यान से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है उसे अंडरलाइन या फिर उसे सर्कल में जरूर डालिएगा, ताकि इस तरीके की गलती बिल्कुल भी ना हो आपसे। चलिए, आज के जो क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि गोल प्रोग्राम के बारे में है। पूछा कि गोल प्रोग्राम को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। रिसेंटली ये न्यूज में था, लेट्स सी क्या क्वेश्चन है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, सो इज इट लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मे बी। सेकंड, प्रोग्राम जो है इट इज फॉर डिजिटल स्किलिंग ऑफ ट्राइबल यूथ अक्रॉस इंडिया इन पार्टनरशिप विद गेट्स फाउंडेशन। सो इसमें क्या है, गेट्स फाउंडेशन जो है वो हेल्प कर रही है पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की, जो भी इन्वॉल्व होगी इसमें, और इसमें ट्राइबल के लिए डिजिटल स्किलिंग करी जाएगी। हो सकता है प्रोग्राम इंटेंड्स टू अपस्किल एंड एम्पावर 5000 ट्राइबल यूथ इन द स्टार्टिंग फेज। तो स्टार्टिंग फेज के अंदर 5000 ट्राइबल यूथ को इसके अंदर क्या किया जाएगा, स्किल किया जाएगा। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन कॉमन सेंस अप्लाई करनी है, लेकिन नॉलेज भी जरूरी है। किस तरीके से, यहां पे भी ट्राइबल अफेयर्स की बात करी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यहां पर भी ट्राइबल यूथ की बात करी गई है, और यहां पर भी ट्राइबल की बात करी गई है। तो इससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि ट्राइबल्स तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, बट क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ एक फैक्ट नहीं होता, मल्टीपल फैक्ट्स होते हैं, वो भी हमें यहां पर ध्यान देना है। किस तरीके से, पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। क्या इसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया, बिल्कुल ठीक है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। थर्ड, प्रोग्राम जो है क्या 5000 ट्राइबल यूथ को स्टार्टिंग फेज के अंदर स्किल करेगा। देखिए, पहले तो हमें ये तो पता चल गया कि ट्राइबल्स को लेके, बट क्या ये स्किल अपस्किलिंग के लिए, उनको स्किल प्रोवाइड करने के लिए, ये हमें श्योर नहीं था। तो यस, दिस इज फॉर इंपार्टिंग स्किल्स, और पहले फेज के अंदर 5000 ट्राइबल्स को स्किल जो है दिए जाएंगे। तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर, और अगर आपने ऑप्शंस देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा, सीधा आपका आंसर बी हो गया, मतलब बाय डिफॉल्ट सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर एलिमिनेशन मेथड काफी जरूरी है। अपने ऑप्शंस को जब आप एग्जाम सोल्व करें बीच बीच में जरूर देखिएगा, ताकि आप सीधा आंसर पे पहुंच पाए। मान लीजिए आप यहां पे
ऑप्शन अपने देखेंगे ही नहीं तो क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे, सोचने लग जाएंगे कि ये सही है कि नहीं है। लेकिन फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को मार्क करने के बाद अगर आप अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि अरे आंसर तो मेरे को मिल ही गया, तो सेकंड स्टेटमेंट तो बाय डिफॉल्ट गलत हो जाती है। तो इसी वजह से एलिमिनेशन मेथड को जरूर यूज करिएगा, ऑप्शंस को देखते रहिएगा। यहां पर ये जो पर्टिकुलर मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है अलोंग विद फेसबुक इन पार्टनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है यूथ को स्किल देगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो गेट्स फाउंडेशन है वो इन्वॉल्व नहीं है, फेसबुक इज इन्वॉल्व। तो गोल के बारे में देख लेते हैं। गोल स्किलिंग ट्राइबल्स यूथ फॉर ग्लोबल मार्केट्स। तो ग्लोबल मार्केट्स के लिए हम अपने जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनको रेडी कर रहे हैं, जिसमें से 5000 यूथ को शुरू के दौर में स्किल दिया जाएगा, स्किल इंपार्ट किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 इज अबाउट जीएसटी। पूछा गया जीएसटी को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है लॉटरी हो, गैम्बलिंग हो या बैटिंग हो, ये सभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर इनको टैक्स किया जाता है। हो सकता है इट इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट कम्स इन द 9 शेड्यूल, ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है जो कि 9 शेड्यूल के अंदर आती है। हो सकता है इट इज ब्रॉड बाय 101st अमेंडमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए क्वेश्चन जो है इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों को मिलाकर बना दिया यहां पर। इकोनॉमी क्यों? क्योंकि जीएसटी इन्वॉल्व है, क्या टैक्स किया जाता है किसी चीज को नहीं किया जाता, ये किस में आता है, ये इकोनॉमी में आता है। लेकिन कौन सा शेड्यूल इन्वॉल्व है, कौन सी अमेंडमेंट इन्वॉल्व है, ये पॉलिटी में आता है। दिस इज व्हाट वी कॉल द इंटीग्रेशन। ये चीज आपको करनी है और ये चीज आपको सोचनी है, क्योंकि यूपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। तो यहां पे कॉन्करेंट लिस्ट में तो ये आता है, लेकिन कौन से शेड्यूल के अंदर? कॉन्करेंट लिस्ट आपकी आती है 7 शेड्यूल के अंदर, ना कि 9 शेड्यूल के अंदर। अगर आपने मेरे पॉलिटी एमसीक्यू की जो सीरीज है उसको देखा है तो ये चीज हमने वहां पर डिस्कस करी थी, और वहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि जीएसटी जो है वो 101st अमेंडमेंट के अंदर आता है। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। आंसर विल बी सी। 9 शेड्यूल क्या होता है और 7 शेड्यूल क्या होता है, डिफरेंस जान लीजिए। देखिए 9 शेड्यूल जो है ये कंटेन करता है ऐसे लॉज, सेंटर स्टेट के ऐसे लॉज जिनको कोर्ट्स के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ब्रीफली ये मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन जो लिस्ट है वेरियस सेंटर स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट, वो आपके 7 शेड्यूल में आती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ज्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जो पॉलिटी की सीरीज है उसके जो एमसीक्यूज है वो प्लीज ट्राई कर लीजिएगा। देन आते हैं कि क्वेश्चन क्यों बनाया गया, बिकॉज जीएसटी का कलेक्शन दिसंबर के अंदर ऑल टाइम हाई देखा गया है। इस वजह से जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जीएसटी के बारे में ऑल द न्यूज़पेपर्स के अंदर मेंशन भी किया गया था। सो व्हाट विल बी द आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट द 9 शेड्यूल, इट इज द 7 शेड्यूल जो कि इस क्वेश्चन के लिए पर्टेन करता है। सो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट सीडीएससीओ। तो ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, और पूछा गया कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ नेशनल रेगुलेटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर ये आती है और एक नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है सीडीएससीओ। सीडीएससीओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स। नई ड्रग्स को अप्रूवल देना हो, क्लिनिकल ट्रायल्स कराने हो, या फिर स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करना हो ड्रग्स के लिए, या फिर क्वालिटी कंट्रोल करना हो, ये सब चीजों के अंदर सीडीएससीओ का रोल होता है। सीडीएससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में लोकेट करता है। आप करिए इसका आंसर, फिर हम करेंगे डिस्कशन। चलिए, तो रिसेंटली कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, इनको इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है फॉर इमरजेंसी यूज बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल, डीसीजी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसी चीज से कंसर्निंग सीडीएससीओ न्यूज में थी। तो सीडीएससीओ की बात करें तो क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आती है? देखिए, इट्स अ नेशनल रेगुलेटरी बॉडी, यहां तक तो ठीक है, बट इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, बिकॉज मिनिस्ट्री का नाम गलत दिया गया है, और यूपीएससी भी इसी तरीके से प्ले करने की कोशिश करता है। सिमिलर मिनिस्ट्रीज जो होती हैं उनके नाम एक्सचेंज इंटरचेंज कर देता है, ताकि आपसे गलती कराई जा सके और एटलीस्ट आपको एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करा के आपका टाइम वेस्ट किया जा सके। तो यहां पे ए जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट एलिमिनेट हुई, ए और बी को एलिमिनेट करिए, मतलब आंसर या तो सी होगा या डी होगा, और बाय डिफॉल्ट थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। तो सीडीएसयू का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि ये करेक्ट होगा ही होगा। सारा ध्यान आपको देना है सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर, और आपका एग्जाम के अंदर जो टाइम लगना चाहिए वो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर लगना चाहिए। सीडीएससीओ जो है, क्या ये नई ड्रग्स के अप्रूवल के लिए, ट्रायल्स के लिए और साथ में स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो यस, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। आंसर विल बी डी। ध्यान रखिएगा। और क्योंकि ये जो नई 2 वैक्सीन हैं इनको लॉन्च किया गया है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन सीडीएससीओ के ऊपर या फिर डीसीजीआई के ऊपर पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा इनके बारे में। मिनिस्ट्री भी ध्यान रखिएगा, जो इनका वर्किंग एरिया है उसके बारे में भी गलती मत करिएगा। चलिए, तो 2 मिनट के अंदर करते हैं रिविजन, और आप लोग मुझे इस एक्टिव रिवीजन के अंदर करने वाले हैं आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर। उसके बाद मैं आपसे प्रीलिम्स और मेंस का एक क्वेश्चन जो है वो पूछूंगा। चलिए, मुझे जल्दी से उन रीजन्स के, उन स्टेट्स के नाम बताएं जहां पे चाउ डांस को परफॉर्म किया जाता है।
तो मैंने आपको बताया था कि ईस्टर्न रीजन के अंदर इसे परफॉर्म किया जाता है। स्टेट्स के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मीनवाइल मैं आपको और इसके बारे में चीजें बताता हूं जो हमने डिस्कस करी थी। जैसे इसके 3 प्रकार थे जो हमने डिस्कस किए थे, जिसमें पुरुलिया भी एक था, मयूरभंज भी एक था, एंड सरायकेला भी एक था। देन वी डिस्कस की जो विमेन है वो भी अभी पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि पहले मेल की डोमेन होता था। तो झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा मैंने आपको बताया था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट नेशनल एटॉमिक टाइमस्केल, भारतीय निर्देशक द्रव्य, नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इनको डेडिकेट और लॉन्च किया, इस वजह से न्यूज में थी। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में। जल्दी से बताएं इन पर्सनैलिटी का नाम क्या है। इनको फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया और साथ में ही उन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में कास्ट सिस्टम और विमेन एजुकेशन के लिए काम किया था। ध्यान रखिएगा। तो नाम है सावित्रीबाई फूले, ध्यान रखिएगा इस चीज को। देन मोलेम फॉरेस्ट किस स्टेट के अंदर लोकेट करता है, जल्दी से बताएं। यहां पर 3 तरीके के प्रोजेक्ट्स, पावर ट्रांसमिशन, डबल ट्रैकिंग ऑफ रेलवे लाइन, हाईवे एक्सपेंशन को करने से मना किया क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है। वेस्टर्न घाट के अंदर लोकेट करता है। इट इज इन द गोवा स्टेट ऑफ गोवा के अंदर लोकेट करता है। देन क्यूबा के बारे में डिस्कशन हुआ था हमारा। शुगर बाउल कहा जाता है इसे। लोकेशन जल्दी से बता दें मुझे कहां पर है, कौन सी अमेरिका में लोकेट करता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन सी, और आपका कौन सा ओशन है जल्दी से बताएं। अटलांटिक ओशन, जो हमने मैप के ऊपर भी देखा था, यहां पर ये लोकेट करता है। देन हमने क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखा था। क्वेश्चन नंबर 6 वाज अबाउट, क्या पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 6, एमएसपी के बारे में। तो जल्दी से मुझे बताएं एमएसपी में सीएसीपी की जो रिकमेंडेशंस होती हैं, यस और नो, क्या वो मैंडेटरी होती है या नहीं होती। इसके ऊपर हमने देखा था कि गवर्नमेंट को जहां पर भी लगता है वहां पर एमएसपी को एज ए सपोर्ट मेजर जो है वो किसानों को दिया जाता है। साथ में ही 1 जनवरी 1965 को ये एग्जिस्टेंस में आया था। और 3 फॉर्म लॉज और एमएसपी को लेकर अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंडेटरी, नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा, मैंडेटरी नहीं होता है, रिकमेंडेशन इसकी। ग्वादार पोर्ट जल्दी से बताएं, चाबार के ईस्ट में है या वेस्ट में है। मैंने आपको कांडला पोर्ट के बारे में भी बताया था, बंदरबास भी दिखाया था। मैप पे उसे जरूर देख लीजिएगा। कहां पे सिचुएट करता है, इंडियन ओशन के अंदर क्या ये लोकेट करता है, तो यस इंडियन ओशन में था ये। और इट लाइज ऑन द, कहां पे, वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड, ये आप बताएंगे। ये आपका सीपीईसी का भी एक इंटीग्रल पार्ट है। चबार के ईस्टर्न डायरेक्शन में है और चबार इसके वेस्टर्न डायरेक्शन में है। देन गोल प्रोग्राम, जो आपका आज का मेंस का क्वेश्चन भी होने वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और फेसबुक इसे लेकर आए हैं ताकि अपस्किलिंग करी जा सके किसकी, यूथ की। देन जीएसटी के बारे में जल्दी से बताएं, कौन से शेड्यूल के अंदर ये लिस्ट की बात करी गई थी। क्या लॉटरी, गैम्बलिंग और बैटिंग जो है वो भी टैक्सेबल है, तो यस लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग टैक्सेबल है। शेड्यूल का नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। और अमेंडमेंट जो होती है 101 इसकी अमेंडमेंट से पर्टेन करती है। सो व्हाट इज द शेड्यूल नंबर, शेड्यूल नंबर इज शेड्यूल नंबर 7। फिर हमने लास्ट में सीडीएससीओ के बारे में देखा था। इसका हेडक्वार्टर जल्दी से मुझे बता दें कहां पर है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है और ये भी बताएं कौन सी मिनिस्ट्री में आती है। सो हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ड्रग्स का अप्रूवल करना हो, क्लिनिकल ट्रायल्स करने हो, ये सब चीजें इसके द्वारा करी जाती हैं। और जो मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब आप आ जाइए प्रीलिम्स का क्वेश्चन आंसर करने के लिए। कांडला बताइएगा, कांडला पोर्ट कहां पे लोकेट करता है, किस राज्य में स्थित है। और जो मेंस का क्वेश्चन आपको आंसर करना है, काफी अच्छे अच्छे आंसर्स जो लिखे जा रहे हैं और मैं टाइम टू टाइम आपसे शेयर भी करता रहता हूं। कल ईशा सैनी ने एक अच्छा सजेशन दिया था कि जो हमारा मेंस का आंसर राइटिंग ग्रुप है वहां पर एक अच्छा आंसर एवरीडे बेसिस पे शेयर करना चाहिए। तो आई ट्राई कि मैं रोज एक अच्छा आंसर जो कि स्टूडेंट्स आप ही में से जो लोग लिखते हैं वो मैं शेयर करा करूं उस ग्रुप के अंदर। तो आज आप क्वेश्चन करिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज कम अप विद द गोल प्रोग्राम। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है गोल प्रोग्राम के साथ आई है। हाउ डू यू थिंक विल इट हेल्प ट्राइबल यूथ, ट्राइबल यूथ को इससे कैसे मदद मिलेगी, एलयूसीडेट। चलिए, जो सेकंड चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, बिकॉज द चैनल इज कंपेरेटिवली न्यू, अभी अभी ये चैनल जो है नया बनाया है, तो कई बार ये यूट्यूब पे सर्च करने पे आपको मिलेगा नहीं। काफी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास इस चीज को लेकर टेलीग्राम पे मैसेज भी आया था। अगर आपको ये मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पे ही मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल सेंड यू द लिंक। जो विनर है वो है शशांक सौरभ। तो शशांक आप मुझे @prince_luthra पे बता दीजिएगा आपको जो पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा सो दैट इन द कमिंग डेज आप उसे इंप्रूव होता देख सकें। और जो इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी 10 PM। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। 10 बजे रोज आपको यहाँ पर जो उस पर्टिकुलर डे की पीडीएफ होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद 10 न्यू टॉपिक्स फ्रॉम PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड वेरियस अदर सोर्सेज। Thanks once again. Have a nice day.